हेलो स्टूडेंट्स, आज क्या हमारा जो टॉपिक है वो है बायो-सैवर्ट लॉ। देखिए, अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ा हुआ है? अभी तक हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड का मेन सोर्स क्या है, यानी व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने उसको जाना और हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का मेन सोर्स है मूविंग चार्ज, मतलब कि करंट इज कैपेबल टू मेक अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट। अब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमको अब पढ़ना है कि देखिए, हमने इतना तो निकाल लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का मेन सोर्स क्या है, करंट। कहीं पर चार्ज फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब हमको पढ़ना है कि कितना करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी कितना करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसको तो हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जैसे देखिए, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज लिया था, हमने लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज Q। देखिए, हमें पढ़ना क्या है। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज Q ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी। तो अब हमें पढ़ना है कि जब Q ने इतनी फील्ड बनाई तो I करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। समझ गए ना कि जैसे Q ने इतनी फील्ड बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी तरह अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो ये I करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी इस I करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके लिए बायो-सैवर्ट ने लॉ बनाया। अब वो लॉ भी पूरी तरह से कूलाम्ब लॉ से इम्प्रेस्ड था। जैसे आप शुरू से देखते आए हैं, सबसे पहले ग्रेविटेशनल लॉ बना। ग्रेविटेशन का लॉ क्या बना था? ग्रेविटेशनल का कि F = Gm/m/r², यानी कुल मिला के जब हम फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे थे तो वहाँ पे लॉ बना था Gm/r²। ये तो कांस्टेंट है, इसको तो छोड़िए। यानी ग्रेविटेशनल के लिए उन्होंने क्या लिया था? m/r², यानी ग्रेविटेशनल का जो सोर्स है m और जो डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पे आपको निकालना है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल लॉ से नकल करके, ग्रेविटेशनल लॉ को नकल करके बनाया गया कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम्ब्स लॉ में वही लिया गया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? सोर्स क्या है? चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बस ये तो एक सीक्वेंस चलता है ना कि पुराने से ही नया 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 चलता रहता। तो इसी को देखकर भाई, एक सोर्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इसी को देखकर बायो-सैवर्ट जो है वो भी लॉ बनाना चाहते थे कि अगर कहीं पर करंट I फ्लो हो रही है, भाई यहाँ क्या था? Q इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन सोर्स है, Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनेगी? I के कारण बनती है। तो अगर कहीं पर I करंट फ्लो हो रही है तो उससे R डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए? वो होना चाहिए I/r²। सेम जैसे ये था, जैसे ये था, वैसे ये था। लेकिन
उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि I/R² से करेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? इसमें उन्होंने बहुत से करेक्शन किए। मेन क्या करेक्शन था कि देखो, जिस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो करंट किसी न किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा। तो फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है भाई? एक पॉइंट पे तो आप फ्लो नहीं करा सकते ना। फ्लो करने के लिए यहां से यहां तक तो कम से कम जाना पड़ेगा। तो करंट के साथ एक चीज और जुड़ गई जो चार्ज के साथ नहीं थी। वो क्या था कि देखो, चार्ज को हमने क्या लिया था? चार्ज को लिया था स्टेशनरी। यहां तो हमने स्टेशनरी लिया था, और यहां करंट क्या ले रहे हैं? चार्ज का फ्लो ले रहे हैं ना। और करंट के लिए क्या नेसेसरी हो गई? तो फ्लो के लिए क्या नेसेसरी है? ये यहां से यहां जाना तभी फ्लो होगा। तो फ्लो के लिए नेसेसरी हो गई क्या? लेंथ। भैया लेंथ होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। एक सिंगल पॉइंट, जैसे यहां पे एक सिंगल पॉइंट में तो चार्ज मूव नहीं कर सकता। अब ठीक है, दूसरी चीज हमने ले लिया, हमने I के साथ dl भी लेंथ को मिक्स कर दिया। अब उस कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा, उसकी लेंथ भी भैया अलग अलग हो सकती है। कर्व हो सकती है, सर्किल हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। ऐसे भी करंट फ्लो, ऐसे भी, ऐसे ऐसे ऐसे, किधर भी हो सकती है। तो हर कंडीशन में इससे R डिस्टेंस पर, इससे R, इससे R, इससे R, इससे R, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आ रही थी। इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है लेंथ पे भी, लेंथ आल्सो। जैसे यहां तो सिर्फ चार्ज था, यहां करंट है, करंट के साथ क्या है? लेंथ है। इसलिए इनका जो फार्मूला था वो इन सब के फार्मूले से थोड़ा सा अलग बन गया। फिर भी पॉइंट शेप में लेने के लिए उन्होंने सबसे छोटी लेंथ ली। जैसे ये एक कंडक्टर है, अगर इसकी ज़्यादा लेंथ है L, तो उन्होंने एक बहुत स्मॉल लेंथ कंसीडर किया। इसके लिए उन्होंने, भाई स्मॉल लेंथ कैसे कंसीडर करते हैं? कैलकुलस से। तो सबसे छोटी लेंथ उस कंडक्टर की उन्होंने चूज की dl, और इस dl का उन्होंने नाम रखा करंट एलिमेंट। क्या नाम रखा? करंट एलिमेंट। यानी किसी भी कंडक्टर में आप करंट फ्लो कर रहे हो तो उसमें एक छोटा सा, नियरली इक्वल टू जीरो बट नॉट जीरो, नियरली इक्वल टू जीरो बट नॉट जीरो, ये ध्यान रखना डीएल की वैल्यू। तो उन्होंने छोटा सा लेंथ एलिमेंट कट किया, उसे हमने नाम दिया करंट एलिमेंट। मतलब वह छोटा सा लेंथ जहां पर करंट भी फ्लो हो रहा है। यानी करंट एलिमेंट का मतलब करंट इनटू लेंथ डीएल, ये ध्यान रखना है। अब यहां से और थोड़ा सा क्लियर हो गया। अभी हम क्या पढ़े? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? करंट। अब व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? करंट एलिमेंट। अब हम बायो-सैवर्ट ने क्या लॉ बनाया था उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया
ये एक कंडक्टर लिया, मान लीजिए वो कंडक्टर का नाम हमने दे दिया AB, किसी भी शेप। देखो बायो सेवर्ट लॉ को बोला जाता है बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उन्होंने ये लिया एक कंडक्टिंग वायर, कैरिंग करंट आई, इसमें करंट I फ्लो हो रहा था। अब एक स्मॉल करंट एलिमेंट उन्होंने कट किया यहाँ पे। यहाँ तो हम बहुत बड़ा सा बना रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा नियरली इक्वल टू 0, बहुत छोटा। इसको लिया DL। तो उन्होंने बोला कि यहां से R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट लिया P। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट इज डिपेंड ऑन। अब देखिए उन्होंने बोला सबसे पहले क्या लिया, लेट AB एक कंडक्टर है जो I करंट रखता है। स्मॉल लेंथ एलिमेंट करंट एलिमेंट लिया DL उस कंडक्टर पे। इस करंट एलिमेंट के कारण इस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अब भाई छोटा सा लेंथ है तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मान लो हमने बोला कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है DB, पूरे के कारण B तो छोटे स्मॉल के कारण DB। तो उन्होंने बोला कि ये जो DB की वैल्यू है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट उन्होंने क्या बोला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितने ज़्यादा करंट, वो पहले भी आप पढ़ चुके हो, जितने ज़्यादा करंट उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, यानी DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा उन्होंने यूज किया कि इट इज डायरेक्टली proportional to the length of current element। ये तो आप यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी DB is directly proportional to DL। तीसरा जो सबसे मेन था, चूंकि इसमें देखिए यहाँ पर एंगल डिपेंडेंसी नहीं थी, इसमें एंगल डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन यहाँ एंगल पे भी डिपेंड था कि यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो अलग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लेंगे अलग, यहाँ लेंगे अलग, यहाँ लेंगे अलग, हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी। तो उन्होंने ये जिधर करंट की डायरेक्शन यानी DL और ये डिस्टेंस R, इनके बीच का एंगल लिया थीटा। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल बिटवीन किसके किसके बीच, एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P टू द एलिमेंट DL। यानी DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यहां ध्यान रखना है DL जिधर करंट फ्लो होगा, जैसे अगर यही वायर होता ना और करंट हमने ऐसे फ्लो किया होता, ये DL होता तो ये P होता, करंट अगर ऐसे होता तो ये वाला एंगल होता फिर थीटा।
ये ध्यान देना है आपको, करंट की डायरेक्शन को ध्यान देना है। और चौथा एज यूजुअल इनवर्स स्क्वायर लॉ, इन्होंने बोला कि इट इज इनवर्सली proportional to the square of the distance between the point P from the element, यानी dB is directly proportional to क्या 1/r²। अब इसके बाद इन सब को कंबाइन कर दिया गया। तो जैसे ही हम कंबाइन करते हैं तो देखिए, जैसे ही हमने कंबाइन किया combine these, dB is directly proportional to I dl sin theta upon r², I dl sin theta upon r²। क्लियर? अब प्रोपोर्शनल है, हटाएंगे कांस्टेंट लाएंगे, तो हमने एक कांस्टेंट लाया dB इक्वल्स टू k I dl sin थीटा अपॉन r², जहाँ k जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हुज वैल्यू, इसकी वैल्यू डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड मीडियम बिटवीन देम। कौन सा मीडियम? जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वहाँ जहाँ करंट फ्लो रहा, वहाँ से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उनके बीच में मीडियम क्या है। अरे सेम जैसे परमिटिविटी। अब CGS में तो ठीक है, CGS में तो इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो ये dB इक्वल्स टू हो गया I dl sin थीटा अपॉन r²। बट इन MKS सिस्टम इस k की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r²। दिस इज द मेन फार्मूला बायो-सेवर्ट लॉ। यहाँ जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। अब यहाँ से यूनिट निकाल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, I एम्पियर, डियर लेंथ, और एक कैंसिल हो गया, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर? अब यहाँ देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट आ गया जो कूलाम्स लॉ में था। कूलाम्स लॉ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या था? दिस। और यहाँ क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कूलाम्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट को क्या हम नाम देते थे? परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करना। और यहाँ सेम वही कॉन्सेप्ट है। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। कितनी
परमिट कितना किया आपने आगे मैग्नेटिक फील्ड को, दोनों सेम चीज है। और 4 पाई यहाँ भी आया 1/4 पाई, वही एक पॉइंट है तो उसके चारों तरफ सॉलिड एंगल स्फीयर का कितना होता है 4 पाई, तो पूरे में 4 पाई, तो एक लाइन जो ज्वाइन हो रही है उसमें कितना 1/4 पाई, वो तो दोनों सेम। और सेम जो एप्सिलॉन नॉट है वही चीज क्या है म्यू नॉट है। समझ रहे हैं बात को? याद है हमको कितनी तरह के फील्ड मिलती थी, 2 तरह की, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और हम लोग ये जानते हैं कि इन दोनों के लिए हमारे स्पेस में एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना आगे जाने देगा या मैग्नेटिक फील्ड को कितना आगे जाने देगा और कितना एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग ये नाम देते हैं परमिबिलिटी का मतलब समझी गए, कितना मैग्नेटिक फील्ड आगे जाने देगा। जो हमने इसमें जो चीज़ें बताई थी सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है, लेकिन अब देखिए दोनों का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अब आप यहीं पे देख सकते हैं कैसे, अभी हम इसके बारे में और बात करते हैं। इसमें सीधा सा आप देख सकते हैं कि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद होना चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू, ये देखिए 10⁻⁻7 Tm/A, टेस्ला मीटर अपॉन पर एम्पीयर। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए ये डिवाइड कर दिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये ऊपर गया 4 पाई अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 अपॉन 10⁻⁻7, 4 पाई कैंसिल, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ये ऊपर गया तो 9 × 10⁻9 -7 है तो ऊपर गया तो +7, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁻16। दिस कैन बी रिटन एज 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। आप देखिए ये क्या चीज है, अरे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी ये किसकी वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट c, तो सीधा सा क्या आ गया c² 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी c = 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कि इन्हीं दोनों मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट यहां से भी लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अब दोनों आ गई हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको भी आपको ध्यान रखना। अब हम लोग अपने फार्मूले में आ जाते हैं कि dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। यहां ध्यान रखना I स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन DL इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन है लेंथ में किधर करंट फ्लो हो रहा है। साइन थीटा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी क्या ये वेक्टर फॉर्म में है, अभी बिल्कुल नहीं, तो इसे हमें वेक्टर फॉर्म में बनाना है। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू आर कैप कर देते हैं, यूनिट वेक्टर वाला याद करिए, आर कैप किया, और आर कैप की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। रख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL
साइन थीटा अपान आर स्क्वायर इंटू आर मॉड आर, dl भी है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl आर साइन थीटा अपान आर स्क्वायर और आर क्यूब। तो देखिए डी बी इक्वस टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी dl क्रॉस आर अपान आर क्यूब। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। वैसे बियो-सैवर्ट लॉ बोलते हैं, लेकिन चलिए। तो ध्यान रखना है यहाँ पर भले ही फार्मूले में आता है आई डी एल साइन थीटा, लेकिन थीटा आई और डी एल के बीच का एंगल नहीं है, डी एल और आर के बीच का एंगल है। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ ये फार्मूला आप पढ़ते हो आई डी एल साइन थीटा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आई और डी एल, वो जिधर आई उधर डी एल, वो तो दोनों सेम ही डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो डी एल और आर के बीच का है। क्लियर? अब आपके पास फार्मूला मिल गया कि डी बी इक्वस टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला मिल गया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लॉ है बायो-सैवर्ट लॉ, ये बिल्कुल सेम कूलॉम्स लॉ जैसा कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में था। और मेन ध्यान रखना है कि इट इज only applicable to very small length of conductor, बहुत छोटे लेंथ के लिए ही एप्लीकेबल है। अब जैसे मान लीजिए, एक मिनट अब ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग वायर है, अभी तो हम यहाँ बड़ा बनाए हैं, लेकिन अभी ये वाले फिगर आपको जब एम्पियर सर्किट लॉ हम पढ़ते हैं तब मिलते हैं। अभी हम कंडक्टर वायर ऐसे बनाएंगे। अब अगर वो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसके परपेंडिकुलरली निकालना है, तो ये थीटा 90 हो जाएगा। तो थीटा जब 90 हो जाएगा तो उस कंडीशन में मैक्सिमम फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर। लेकिन अगर पॉइंट यहाँ पर है, इसके एक्सिस पे है, एक्सिस पे है, ध्यान रखना है, एक्सिस पे ही थीटा इक्वल टू 0 होता है। जैसे बहुत जगह लिखा होता है कि कंडक्टर के अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, बिल्कुल नहीं, उसके एक्सेस पे 0। जैसे ये कंडक्टर है ना, तो यहाँ पे 0 नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, उसके एक्सेस पे, इन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि वहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0, और थीटा 0, तो साइन 0 0, तो ये 0। तो ध्यान रखना है, अंदर नहीं, उसके एक्सेस पे। अब अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, कहते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो भैया सीधी सी बात है, ये पॉइंट इसके एक्सेस पे ही एक तरह से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब हम इस तरह से कंडक्टर अगर बनाएंगे तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, उसके एक्सिस पे 0 होता है। तो मैक्सिमम कहाँ पे, परपेंडिकुलरली। अब हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं कि कूलॉम लॉ से क्या क्या इसमें सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले
सिमिलरिटी देख लीजिए कूलॉम्स लॉ से क्या क्या सिमिलर। तो पहली चीज़ तो सीधा सीधा आप देख रहे होंगे कि दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट, यानी दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। क्लियर? दूसरा आपको ही मालूम है सिमिलरिटी, दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड है। ये भी मालूम है। और तीसरा जो है, ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी वैलिड करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू बोथ। तो ये इनकी सिमिलरिटी हो गई, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे ग्रेविटेशन देखिए बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करती है। सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि जैसे हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q जो चार्ज है उसने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन सोर्स था, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। जबकि मैग्नेटिक फील्ड आइडियल बनाएगा करंट एलिमेंट, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होगा वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सोर्स है वो स्केलर क्वांटिटी। इसको भी हम लिख लेते हैं। The magnetic field is produced by a vector source. कौन सा वेक्टर सोर्स? The current element ideal. But the electrostatic field क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय a scalar source. कौन सा? द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मेन एक डिफरेंसेस है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एंगल डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में एंगल डिपेंड है। एंगल कौन सा भाई? ये वाला। जैसे ये है, यहाँ पर अलग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसको भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो आज ये ध्यान रखिएगा यहाँ तक। अब इस बायो-सैवर्ट लॉ के हम लोग कुछ एक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।